सारी स्टडीज जिन्होंने देखा हो कि स्पर्म क्वालिटी पर क्या इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का, और इसने दिखाया कि मोटिलिटी, दैट मीन्स कितना फास्ट मूव कर सकते हैं, टोटल काउंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स एंड पोटेंसी एंड द टोटल वॉल्यूम, ऑल वर डिक्रीज्ड, सारे डिक्रीज हो गए थे बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के एक साइटेशन याद आती है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में रहना एक हेल में रहने जितना बराबर है। आप आईआईटी दिल्ली से आते हैं, आईआईटी दिल्ली से ही एक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी आते हैं जिन्होंने एक बहुत यूनिक सा एक बात कहा था। वो ये था कि पहले वो कहते थे कि पंजाब में जो स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। जब वो खुद पंजाब की सरकार में आ गए तो फिर उन्होंने पंजाब को पूरा क्लीन चिट दे दिया और कहा कि नहीं, दिल्ली में जो वॉचमैन अंगीठी जलाते हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। आप काफ़ी रिसर्च उन दोनों ही जगहों पे कर रहे हैं, तो इस बात में कितना तथ्य है? पहली बात, 2009 से पहले एक भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं था जो कि PM 2.5 रियल टाइम में मेजर कर रहा था। एक भी क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ही PM 2.5 का 2009 में आया। लाल किला से दरियागंज को पार करके जब हम कनॉट प्लेस की तरफ जाते हैं तो इट्स लाइक हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर होगा। इसको क्रॉस करने के लिए हमको 15 से 20 मिनट लगते थे बस में। और आपके पास अगर रुमाल हो तो आप जब इसको पार कर लिया आपने, आप पूछिए अपना चेहरा, तो उसमें ग्रे या ब्राउन या ब्लैक कलर का रुमाल हो जाता था। पानी फॉर एग्जांपल हम लोग बॉटल्ड वाटर पी सकते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, राइट, मगर हवा तो हमको वही लेनी है जो है। तो दिस इज काइंड ऑफ एन इक्वलाइजर। सो एंड दैट्स वाई उस पर जो काम होगा वो पूरा वृहद स्तर पर सभी को फायदा पहुंचाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सब ने दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किस तरह से इससे पहले की जो सरकार थी उसने दिल्ली के प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ कहा था कि हम वो बहुत कुछ करने वाले हैं, बट शायद वो कुछ ना कर पाने की वजह से ही आज सरकार में नहीं है। अभी की जो सरकार है उन्होंने भी इस विषय में काम शुरू कर दिया है, ऐसा देखा तो जा रहा है। पर क्या आपको लगता है कि पिछली सरकार रूट कॉज तक पहुंच ही नहीं पाई थी? क्या वो करना नहीं चाहते थे या कर नहीं पाए थे? और क्या प्रदूषण में जो पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर तवज्जो दी जाती है सिर्फ उतना ही प्रदूषण होता है या टॉक्सिसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है? ये और ऐसे ही कई गंभीर विषयों के ऊपर बात करने के लिए आ रहे हैं हमारे आज के अतिथि, जिनका नाम है डॉक्टर हरीश फुलेरिया। वो मुंबई के आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर की भूमिका में कार्यरत हैं और भारत के ही दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, मैसूर जैसे शहरों में वो पोल्यूशन इस विषय के ऊपर अपनी टीम के साथ रिसर्च कर रहे हैं। और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली भी हैं, काफ़ी गंभीर भी हैं। उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उससे ये पता चलता है कि इस पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो ना सिर्फ इस जनरेशन पे हो रहा है बल्कि अगली और उससे भी आगे उसकी अगली जनरेशन तक उसके इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो ये और ऐसी कई सारी जानकारियां देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट। और अगर आपको हमारे काम से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वो जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया पॉडकास्ट अपलोड करें तो वो आपको तुरंत दिखाई दे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते सर। या नमस्कार प्रतीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट पे। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आई एम फीलिंग वेरी गुड टू बी हियर। थैंक यू। सो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई की है और आपने आईआईटी मुंबई में भी पढ़ाई की है। पहले आपने एमएससी किया, फिर आपने एमटेक किया, तो ये 2 बार आईआईटीज़ में पढ़ने का कारण क्या था? ओके, सो आईआईटी दिल्ली में मैं जब पढ़ने गया तो वहाँ से मैंने एमएससी किया केमिस्ट्री में। ओके। और केमिस्ट्री पढ़ते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ अप्लाइड करना चाहता हूँ। तो उस दौरान लाइक कुछ ऐसे हमको प्रोफेसर्स भी मिले वहाँ पर, जिसमें कि एनालिटिकल केमिस्ट्री और ये थे। तो और ऊपर से मेरे जो कज़न हैं, सो ही इज़ रिटायर्ड नाउ कर्नल इन आर्मी, एंड ही डिड हिज एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने बोला कि अरे उसमें लाइक इट इज़ प्रेटी अप्लाइड एंड
एक्चुअली फ्रैंकली ही सेड दैट इट हैज़ अ बेटर आल्सो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। तो आईआईटी दिल्ली में मैं ऑलरेडी 2 साल निकाल चुका था। आई हर्ड अ लॉट अबाउट आईआईटी बॉम्बे, मैं यहाँ पर एक बार आया भी था। सो देन आई डिसाइडेड कि आईआईटी बॉम्बे से एमटेक करते हैं एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो इसलिए दैट स्विच वाज़ बिकॉज़ फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम साइंस से, विज्ञान से हम थोड़ा-सा एक तरह से कह सकते हैं अप्लाइड साइंस व्हिच इज़ इंजीनियरिंग में हम आ गए। तो फिर स्टूडेंट्स से एक आईआईटी प्रोफेसर बनने तक का सफ़र कैसा था? सबसे पहले कि ऐसा कुछ सोचा नहीं था ओके, कि दिस विल बी द लाइक जर्नी, ऐसा होगा। बट ये ज़रूर है कि जब मैं यहाँ आया आईआईटी बॉम्बे में, तो एमटेक के दौरान बहुत मतलब बहुत मेहनत किया मैंने पढ़ने में, और आई रियली स्टार्टेड लाइकिंग द सब्जेक्ट ओके, एंड स्पेशली एयर पोल्यूशन। ओके, हमारे कुछ बहुत अच्छे प्रोफेसर्स थे। प्रोफेसर सेठी, वो अभी भी हैं, आई मीन ही इज़ स्टिल टीचिंग एट आईआईटी बॉम्बे। देन प्रोफेसर चंद्रा वेंकट रामन, शी इज़ ऑल्सो टीचिंग एट आईआईटी बॉम्बे। और प्रोफेसर पाटिल, शी एक्सपायर्ड लाइक सेवरल ईयर्स बैक। ओह, हाँ, so but these three were who were teaching air pollution, and then others, बाकी सब लोग एक्चुअली बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और उस दौरान काफ़ी मुझे मतलब इसमें इंटरेस्ट आया, एंड मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू पीएचडी। उसके बाद मैं उसमें एयर पोल्यूशन रिलेटेड रिसर्च में पीएचडी करने लिए यूएस चला गया। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। उसके बाद पीएचडी के बाद आई मूव टू स्विट्ज़रलैंड। वाओ! अगेन मैं जो काम कर रहा था वो थोड़ा हाई एंड था। इट रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, और मेरा शुरू से मकसद था कि सीखना है, जाना है, वापस आना है। और वहाँ जाके मैंने थोड़ा-सा आप कह सकते हैं एक्सपोज़र और हेल्थ इफ़ेक्ट, मतलब कि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, इससे रिलेटेड रिसर्च में काम किया स्विट्ज़रलैंड में। वाओ! और फॉर्च्यूनेटली जब मैंने अप्लाई किया, तो आई गॉट अ पोजीशन आईआईटी बॉम्बे एट माय अल्मा मैटर। हाँ, सो इस तरह से ये जर्नी जो है जहाँ से शुरू हुआ और वापस आके वहीं पर आए। बेसिकली पूरा सर्कल आप कंप्लीट करेक्ट, करके रिटर्न आ चुके हैं आईआईटी मुंबई में। करेक्ट, सो आपसे पहले जो भी हमारे पास प्रोफेसर्स आए थे आईआईटी मुंबई से ही, उन्होंने भी ये एक्चुअली बात कही थी कि हमें बाहर जाके पढ़ने के समय ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने मिलते हैं, जो इंडिया में सिर्फ आई गेस आईआईटी में अवेलेबल होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। राइट। आपने जो प्रदूषण की बात की, मुझे एक रीसेंट किस्सा याद आ रहा है कि अभी फरवरी के महीने में एक अमेरिकन टेक मिलियनेयर आए थे। उनका नाम है मिस्टर ब्रायन जॉनसन, और उन्होंने ये किया था कि वो एक पॉडकास्ट दे रहे थे एक बहुत फेमस पॉडकास्टर को, और उसके बीच में से वो उठ के चले गए थे। ओके। उन्होंने साइट ये किया था कि इस रूम की जो हवा है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, जबकि वो पॉडकास्ट एक 5 स्टार होटल के रूम में शूट किया जा रहा था। तो मेरा सवाल, सिंस आप इसी विषय में काम करते हैं, यही है कि क्या उनको बहुत प्योर हवा में जीने की आदत हो चुकी है, या हम लोगों ने अपने आप को इस पोल्यूशन में नॉर्मलाइज कर दिया है? सो इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या हमारे पास चॉइस है, राइट? तो जो भी हमारे पास लाइक पानी फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग बॉटल्ड वाटर पी सकते हैं जो कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जी, राइट? मगर हवा तो हमको वही लेनी है जो है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन इक्वलाइज़र। सो एंड दैट्स व्हाई उस पे जो काम होगा वो पूरा वृहत स्तर पर सभी को फ़ायदा पहुँचाएगा, बिल्कुल। राइट? नाउ जैसे आपने जॉन ब्रैनसन का केस बोला, सो ऐसा हो सकता है कि उनको सफोकेशन लगा हो रूम में। मतलब कई बार जो इंडोर एयर क्वालिटी या जो कमरों के अंदर की जो हवा होती है या जो प्रदूषण का स्तर होता है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही नहीं भी हो सकता है जो बाहर है। मगर फॉर एग्जांपल कंफर्ट, एयर सर्कुलेशन, मे बी बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सम ऑफ दोज, तो पीपल फील में अनकंफर्टेबल, ओके, राइट? बट ये ज़रूरी है कि इसका इफ़ेक्ट जो होता है अंदर, वो बाहर से भी आता है। तो हम जहाँ रह रहे हैं, जी, वो उसका जो बाहर है, उसका ज़रूर अंदर भी आएगा। राइट, सो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ज़रूर जो लोग ऐसे हाई इनकम कंट्रीज़ से आ रहे हैं, जहाँ पर कि ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है, वायु की जो गुणवत्ता है उन्होंने काफ़ी स्तर पर सही कर लिया है, मगर अभी भी उस पर भी हेल्थ इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल, ठीक? तो वो हो सकता है लाइक उनके पास कन्वीनियंस है टू से कि दिस इज़ नॉट गुड इनफ, राइट?
हमारे केस में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है जो कंक्लूसिवली कहें कि आ, हमने हम इम्यून हो चुके हैं। तो प्रदूषण का प्रभाव तो पड़ता है, मगर बहुत सारी जो भी ज़्यादातर स्टडीज़ हुई हैं वो मोस्टली वेस्ट में हुई हैं या हाई इनकम कंट्रीज़ में हुई हैं। ओके। तो अभी हमारे यहाँ भी काफ़ी हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले शायद 5-10 साल में हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। आई एम श्योर कि आप ऑलरेडी इस विषय पे काम कर रहे हैं कि जो प्रदूषण है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पूरे भारत भर में आपकी कई टीम्स हैं जो आपके लिए ये काम कर रही हैं। इस विषय में आगे और गंभीरता से बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप AQI जो है इसको डिफाइन कीजिए एक आम इंसान के लिए, ठीक। और AQI किस किस मापदंड को देखता है, परखता है, वो भी बताइए। तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, या हम कह सकते हैं कि एक वायु गुणवत्ता मापक, एक इंडेक्स बोल सकते हैं, एक नंबर। जी। तो एक स्केल जैसे हम लें कि तो ये 0 से लेके 500 तक का स्केल होता है, ओके। और उससे भी ऊपर भी हो सकता है। ओके। और क्योंकि इस वायु प्रदूषण हम बोलते हैं तो ये मिश्रण है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे उसमें प्रदूषित कण भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। उसमें गैसेस हो सकती हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड। ये कुल मिला के हमारे ना सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में सब जगह देशों में एयर क्वालिटी, व्हाट वी कॉल देम, नेशनल एयर क्वालिटी एम्बिएंट स्टैंडर्ड, मतलब कि राष्ट्रीय वायु प्रदूषण स्टैंडर्ड, जिससे ऊपर आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उससे कम अगर है तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ओके। तो मगर वो कई अलग अलग ये जो मापक हैं उनसे अलग अलग होगा। तो इसलिए कॉमन लोगों को जानने के लिए इसके बजाय कि हम PM 2.5, PM 10 इनकी बात करें, हम सीधे बोलते हैं कि एक इंडेक्स है और उनको रंग दे दिया गया है। तो उसी स्केल को साधारण लोगों को समझने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओके। आपने जो PM 2.5 और 10 बोला, तो एग्जैक्टली ये होता क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है? जी जी। तो अगर हम देखें ये जितने भी पैरामीटर्स हम लेते हैं, जैसे अभी AQI में हमने डिस्कस किया, तो उसमें एक महत्वपूर्ण, बल्कि दो महत्वपूर्ण जो आपके पैरामीटर्स हैं वो हैं PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर, जिनका मैक्सिमम जो डायमीटर है पार्टिकल का वो 2.5 माइक्रोमीटर। okay. माइक्रोमीटर इज लाइक 1 मिलियंथ लेसर देन अ मीटर, Okay. राइट? तो इतना छोटे पार्टिकल है। तो अगर हम इसको देखें तो एक बाल जो हेयर है उसका मान लीजिए 70 से 80 गुना कम छोटा डायमीटर ओह। वाला पार्टिकल मैक्सिमम साइज है उस PM 2.5 ओके। में। ऐसी PM 10 उससे थोड़ा 4 गुना बड़ा होगा। ओके। तो ये दोनों पैरामीटर हम लेते हैं तो ये हो गया कि हवा में जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, 10 माइक्रोमीटर और उससे नीचे और 2.5 माइक्रोमीटर और उससे नीचे, उसको हम इकट्ठा करें और सारे को मेजर करें तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में, 1 मीटर क्यूब में कितने सारे ये पार्टिकल हैं इस साइज़ के, तो वो PM 2.5 और PM 10 से हम मापते हैं। Okay. और हम इसको ही क्यों मापते हैं? क्योंकि जो बड़े होते हैं PM 10 से बड़े, वो हमारे नेज़ल ट्रैक्ट में ही अटक जाते हैं। अच्छा। तो उससे बड़े अंदर नहीं जाते, Okay. इसलिए उनका हेल्थ इफेक्ट भी नहीं होता। अच्छा। ओके। सो मुझे ये बताइए कि PM 10 इसका जो इफेक्ट है इंसान के ऊपर वो एडल्ट्स में अलग होता है और किड्स में अलग होता है? सो बेसिकली जो मेन रूट है जिससे कि लोग अफेक्ट होते हैं, तो किसी भी चीज़ से कैसे अफेक्ट होंगे? जब उसका कांटेक्ट होगा। ठीक। तो मान लीजिए हवा में पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए PM 10, तो जब वो हमारे नेज़ल सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से अंदर आए तो लंग्स में गए, तो लंग्स में इफेक्ट सबसे पहले पड़ता है। बिल्कुल। ठीक। तो जो सबसे पहली स्टडीज़ हैं 70s 80s की, उन्होंने सारा का सारा जो स्टडी है फोकस था लंग्स पे किया। ओके। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि इट वाज आइडेंटिफाइड कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब कि वो जो एल्वेलाई है, जो हमारे लंग का लास्ट सैक होता है ठीक। जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, वो छोटे पार्टिकल्स इवन उस बैरियर को भी क्रॉस करके ओह। ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं।
ओके। तो इस तरह से जो इफ़ेक्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बढ़ के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, लाइक सीएचडी, बहुत सारी इस तरह के डिजीज़ में भी चले गए। और अब तो जो रिसर्च है दैट इज़ वो अभी भी ऑलरेडी कह रहे हैं कि उसका इफ़ेक्ट जो है इवन मेंटल हेल्थ और इस पे भी हो सकता है। मगर आपने जो पूछा कि इसका प्रभाव बच्चों और बड़ों में, जी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे वल्नरेबल ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका लंग अभी डेवलप हो रहा है। तो जैसे हमारा क्या है कि किसी भी पैथोजन हो, चाहे वो वायरस, बैक्टीरिया हो या पार्टिकल हो, ये फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो उससे लड़ता है। तो एडल्ट का इम्यून सिस्टम डेवलप्ड है, तो दे हैव अ बेटर फाइटिंग पावर, तो वो अच्छे से लड़ सकते हैं कंपेयर टू बच्चों का जो है वो डेवलप हो रहा है। तो एक ये कारण है जिससे कि उस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर, उन्हीं कणों का। बिल्कुल। दूसरा, हम जैसे लोग हैं, अक्सर हम लोग अंदर इंडोर रूम्स में रहते हैं, एयर जी। क्वालिटी बेटर होती है जी। बाहर से, और हमारा आउटसाइड एक्सपोजर कम होता है, तो जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण हो सकता है। बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, उनका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सेम पार्टिकल्स का, चाहे PM10 हो, PM2.5 है, उसका इफ़ेक्ट हमेशा बच्चों पर ज़्यादा होता है कंपेयर टू एडल्ट्स। आपने जो बताया उसमें मुझे एक और चीज़ समझ में जो आ रही है वो ये है कि इंडिया जिस स्पेस से ग्रो कर रहा है, शायद वो भी कुछ कारण हो सकता है इस सारे पोल्यूशन का। बिकॉज़ आई विल टेल यू, जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, ओके, उसका 2024 का जो एवरेज एक्यूआई था पूरे साल का, दैट वाज़ 209, करेक्ट। ओके। ऑन द अदर हैंड हम लोग ये भी जानते हैं कि चाइना भी उसी रैपिड स्पीड के साथ ग्रोथ कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। यूएस भी कर रहा है। चाइना का जो लास्ट ईयर का पूरे 2024 का एवरेज एक्यूआई था वो लेस देन 150। और अगर मैं यूएस में ह्यूस्टन की बात करूं जो कि वन ऑफ द सबसे इंडस्ट्रियलाइज सिटी मानी जाती है, उसका सिर्फ 86 था पूरे साल का। करेक्ट। सो कहाँ पे वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं और हम अलग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना गैप आ रहा है? बिल्कुल। सो इसको हम थोड़ा-सा अगर पीछे ले जाएँ, मैं आपकी बात का उत्तर इससे आ जी। जाएगा। जी। तो अ, अगर हम देखें कि अर्ली 2000 या फिर बीजिंग ओलंपिक 2008, तो उससे पहले तक चाइना और इंडिया लगभग जो वायु की गुणवत्ता थी दोनों की लगभग एक जैसी थी। ओके। तो काफ़ी प्रदूषित थे चाइना के जो शहर थे वो भी। बट उसके बाद जब उन्होंने ओलंपिक्स कराया, या उसको इस तरह से दे सकते हैं कि 2010 में जब कॉमनवेल्थ हमने कराया, हुँ। तो मतलब वाइल हम ये कह रहे हैं कि अभी भी वायु की गुणवत्ता दिल्ली में उतनी खराब है, मगर वो पहले से इम्प्रूव हुई है, ओह! क्योंकि मोबिलिटी बढ़ी है, कंजेशन कम हुआ है, क्लीनर फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, सीएनजी इंट्रोडक्शन हो गया, जी। मेट्रो इंट्रोड्यूस हुआ, तो चीज़ें हुई हैं। मगर आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही, उसका साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ और ओनरशिप ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी उसी स्पेस से बढ़ रही है। आज की डेट में हमारा सबसे हाई ग्रोथ रेट है, जीडीपी हम ग्रोथ रेट हमारा सबसे हाई है, बिल्कुल। व्हिच मीन द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इज़ लिंक्ड विद द एक्टिविटी, जी। और एक्टिविटीज़ होंगे तो उससे एमिशंस होंगे ही होंगे। करेक्ट। तो अगर साधारण शब्दों में कहें तो जो ह्यूस्टन में आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 86। सूचकांक है वो कम है, जी। और बीजिंग का बीच में है और हमारा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ में। उनकी समझ आ गई कि एयर क्वालिटी को भी हमें देखना पड़ेगा अलोंग विद द काइंड ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट। इसलिए वो दे आर मतलब उनको इस तरह की उनकी जो गुणवत्ता है वो आज की डेट में है। अ, मुझे इससे ना एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज के एक साइटेशन याद आती है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में रहना एक हेल में रहने जितना बराबर है। मैं उनके ऊपर टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ, बट आप खुद दिल्ली में रहे हैं, आपने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है। मुझे ये बताइए कि जब आप पढ़ रहे थे उस दरमियान दिल्ली का जो प्रदूषण था और आज जब आप सर्वेस करने जाते हैं वहाँ पे, इसमें क्या फ़र्क हुआ है जिसकी वजह से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहना पड़ रहा है? तो ये आपने बहुत ही मेरे दिल को छूने वाला क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं खुद भी भुक्तभोगी रहा हूँ। तो 1995 से जी। लेके 2001 तक मैं दिल्ली में था, और मैं पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जाता था, और तो 2-3 बस चेंज करके। तो मैं आपको जैसे एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा जी। हूँ, और आपके जो सुनने वाले लोग हैं उन जी। सब के लिए, कि लाल किला से दरियागंज को पार करके जब हम कनॉट प्लेस की तरफ जाते हैं, तो इट्स लाइक हार्डली
2 से 2.5 किलोमीटर होगा। जी। इसको क्रॉस करने के लिए हमको 15 से 20 मिनट लगते थे बस में। ओह! और आपके पास अगर रुमाल हो, तो आप जब इसको पार कर लिया आपने, आप पोंछिए अपना चेहरा, तो उसमें ग्रे या ब्राउन या ब्लैक कलर का रुमाल हो जाता था। इस ओके, लेवल का पोल्यूशन था। मैं बता रहा हूँ 1995 से लेके 2001, ओके, करेक्ट? बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि हमने बताया सीएनजी फ्यूल स्विच हुआ, मेट्रो आया, हाँ? लाइक ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल स्विच्ड फ्रॉम द प्राइवेट टू द जी, पब्लिक जी, ट्रांसपोर्ट, राइट? कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से मोबिलिटी बहुत इम्प्रूव हुआ, हाईवे से की वजह से कंजेशन कम हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि एयर क्वालिटी हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। ओके, मैं रिसेंटली देख रहा था कि अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें एयर क्वालिटी का दिल्ली का, सो पहली बात, 2009 से पहले एक भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं था जो कि पीएम 2.5 रियल टाइम में मेजर कर रहा था। एक भी? एक भी। ओह! क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ही पीएम 2.5 का 2009 में आया। उससे ओके, पहले पीएम 10 का स्टैंडर्ड था, राइट? सो मगर आज की डेट में दिल्ली में 40 से ऊपर स्टेशन है। सो डेफिनेटली लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉन। ओके, तो एक आंसर, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, एक तो हमको इन्वेस्ट करना है टेक्नोलॉजी में कंट्रोल के लिए, और एक मेजरमेंट के लिए भी तो करना है। हमको उससे पहले पता ही नहीं था कि क्या है एयर क्वालिटी। आज की डेट में हम देख पा रहे हैं, हम अपने ऐप्स में भी देख सकते हैं। जी, तो अ, तो तो इसका उत्तर मैं ये कह सकता हूँ कि एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है, मगर वो अभी भी वहाँ नहीं पहुँचा है जो हम चाहते हैं, जो कि सेफ हो। इसलिए आपने जैसे बोला, तो अगर हम ओवरऑल देखें पिछले 20 साल का, तो 140 पीएम 2.5 फॉर एग्जांपल, उसका 140 के आसपास था पहले, लाइक 2010-11 के आसपास, और आज की डेट में वो करीब पहुँच चुका है 100 के आसपास ईयरली। ओके, और जो इसका स्टैंडर्ड है वो है 60 माइक्रोग्राम, सॉरी, स्टैंडर्ड है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एनुअल। ओके। तो अभी भी उससे नीचे पहुंचना जरूरी है। तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, 20 से 25% इम्प्रूवमेंट हुआ है, मगर नॉट गुड इनफ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा और ब्रेक डाउन कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमको एक एग्जांपल बताया जाता था LC50, ठीक है? दैट इज़ लीथल कंपोनेंट 50, करेक्ट, कि अगर ये पर्टिकुलर केमिकल जो है Correct. इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करें एक Correct, रूम में, correct. तो उस रूम में जितने ऑर्गेनिजम्स है उसके 50% चले जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। Correct. तो अगर सेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं कि आपने अभी जैसे बताया कि PM 2.5 एक मेट्रिक क्यूब में उसको 40 होना चाहिए, जबकि वो एक उससे ज़्यादा है। तो ये स्टैंडर्ड 40 किसने और कैसे डिफाइन किया? करेक्ट। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारी स्टडीज़ हुए, जिन्होंने कि देखा कि एयर क्वालिटी लेवल्स और हेल्थ इफेक्ट इन पॉपुलेशन वो कैसे लिंक्ड है। जी, और ये स्टडीज स्टार्ट हुए 80s में। ओके, एंड एक सेमिनल स्टडी है विच इज़ लाइक वेरी हेविली साइटेड, इज पोप एट एल, जो 1993 में पब्लिश हुई थी। ओके, तो यूएस 6 सिटी स्टडी भी बोलते हैं उसको, ओह, जिसमें कि पहली बार एस्टेब्लिश हुआ लिंक प्रदूषण और मोर्टेलिटी, डेथ के बीच में, ओके, राइट? तो एक चीज़ हम ये समझें कि जब हम किसी डोज की कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आपने LC50 की बात की, जी, और हम बोल रहे हैं कि कितना परसेंटेज उनकी डेथ हो गई या वो इनएक्टिवेट हो गए, एयर पोल्यूशन के केस में हम सीधे ऐसा नहीं कर सकते, ओह, ओके, राइट? क्योंकि कम से कम 50 और फैक्टर्स हैं जो सारे एक साथ इफेक्ट कर रहे हैं, और ससेप्टिबिलिटी अलग है, वनरेबिलिटी अलग है, Correct. एक्टिविटीज़ अलग हैं। जी, तो हम सिर्फ एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, हम ये कह सकते हैं कि एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना इफेक्ट कर रहा होगा अगर हम बाकी चीज़ों को कंट्रोल करें तो, राइट, राइट? तो इन स्टडीज़ में इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, पॉपुलेशन में, जैसे कि 1000 से 10,000, इवन बिगर स्टडीज़ उन्होंने लिए, जो हाई पॉल्यूटेड एरियाज़ में, ज़्यादा प्रदूषण वाले एरिया में रहते थे, कम में रहते थे, उनको फॉलो किया, ओके, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए फॉलो किया। और उसके बाद देखा कि वहाँ पर कितनी डेथ्स हुई हैं, वहाँ पर कितनी डेथ्स हुई हैं, अच्छा, या वहाँ पर कितने लोगों को COPD हुआ है, जो कि मतलब एक लंग की डिजीज़ है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ओके, एस्थमा कितने लोगों को हुआ है, कितने लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटेंशन कितने लोगों को हो गया, कितने लोग मेडिकेशन लेने लग गए। सो डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स टू फंक्शनल इम्पेयरमेंट टू इवन डेथ। ओह, सो अल्टीमेटली स्टैटिस्टिकली इसको रिलेट किया गया। बिल्कुल, और जैसे एक स्टडी से पता चला, उसको दूसरी स्टडी ने कॉरोबोरेट किया,
उसको फिर यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में कोरोबरेट किया गया। तो इस तरह से पाया गया कि देर आर मल्टीपल स्टडीज विच आर सेइंग इन द सेम डायरेक्शन, देर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, मतलब कि प्रतिकूल प्रभाव हैं जी एयर प्रदूषण के, जिसमें PM 2.5 भी है, NO2 भी है, ओजोन है, इन सबका अलग अलग स्टडीज़ भी हुआ है, साथ में भी हुआ है। तो इन स्टडीज़ को टुगेदर उन्होंने जोड़ा, तो उन्हें पता चला कि किस लेवल पर इफेक्ट नहीं है। ओ उस बेसिस पर स्टैटिस्टिकली ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए गए। आप IIT दिल्ली से आते हैं। IIT दिल्ली से ही एक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी आते हैं, जिन्होंने एक बहुत यूनिक सा एक बात कहा था। वो ये था कि पहले वो कहते थे कि पंजाब में जो स्टबल बर्निंग होती है, उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। जब वो खुद पंजाब की सरकार में आ गए, तो फिर उन्होंने पंजाब को पूरा क्लीन चिट दे दिया और कहा कि नहीं, दिल्ली में जो वॉचमैन अंगीठी जलाते हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। आप काफ़ी रिसर्च उन दोनों ही जगहों पे कर रहे हैं, तो इस बात में कितना तथ्य है? अगर हम राजनीतिक कारणों को अलग रख दें, जी तो वैज्ञानिक तथ्य ये है कि दोनों ही से हो रहा है। ओके करेक्ट। सो अगर हम बात कर रहे थे कि एयर क्वालिटी दिल्ली में कैसे चेंज हुआ, जी। हमने कहा कि इम्प्रूवमेंट है, जी। मगर उतना नहीं है जो हम चाहते हैं। करेक्ट वो हमने एनुअल लेवल पर बोला। अगर हम इसको और थोड़ा ब्रेक करें, जी हम देखें कि टाइम वाइज लगी डेली बेसिस पर, हर दिन के हिसाब से या मंथ के हिसाब से कैसे हो रहा है, तो आज की डेट में हर कोई ये देख सकेगा, क्योंकि हमारे सारे अखबार नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बोलते हैं कि एयर क्वालिटी ऐसी हो गई है, ये ऐसा हो गया है, स्मॉग चैम्बर बन गया है दिल्ली, राइट। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो एयर क्वालिटी है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सबसे खराब हो जाती है, क्योंकि 2-3 चीज़ें एक साथ होती हैं। एक तो मीटेरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। मीटेरोलॉजी मतलब कि जो हमारा तापमान है वातावरण का, जी ह्यूमिडिटी है, सोलर रेडिएशन, जैसे कि उल्टा देखें, बरसात के टाइम पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, बिल्कुल क्योंकि वो पार्टिकल्स वॉश हो जाते हैं जी। या पार्टिकल्स निकल जाते हैं। करेक्ट तो इसी तरह से एक तो मीटेरोलॉजी खराब हो जाती है। तो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम एकदम से टेम्परेचर कम कर दें किसी जगह का, तो क्या होगा कि एकदम से वो जो गैस है, जो उसके अंदर पार्टिकल्स, वो एक छोटे से एरिया में कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली सेम अमाउंट नाउ विल बी मोर इन द सेम वॉल्यूम। बिल्कुल ठीक, तो एक तो ये कारण हो गया। यस मगर दूसरा कारण जो उन्होंने बोला है वो बात सही है। अच्छा दिल्ली में क्योंकि या नॉर्थ इंडिया में आप कह सकते हैं कि सब जीरो तो नहीं, बट सब 10 डिग्री टेम्परेचर जाता है, अग्री 5, 6, 7 डिग्री टेम्परेचर रहता है। बाहर जो वॉचमैन्स होते हैं उनके पास कोई प्रोविजंस नहीं होते अपने को गर्म रखने के लिए। तो कई बार वो क्या करते हैं कि जो भी उनको मटेरियल मिलता है, वो छोटा सा अंगीठी उन्होंने बोला है, बट कई बार अंगीठी नहीं होती, वो सिंपली पत्तों को इकट्ठा करके, कपड़ों को, रबर, कुछ भी इस तरह का वेस्ट मटेरियल लेके उसको जलाते हैं अपने को गर्म करने के लिए। तो जाड़ों के दौरान कुछ स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि अब अबाउट 5 to 7% जो कंट्रीब्यूशन है वो उससे आता है। ओके बट एट द सेम टाइम फार्मर जो हैं अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करते हैं। जी हार्वेस्ट के बाद जो घरों उनके फील्ड्स में, उनके खेतों में जो स्टबल रह जाता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा खासकर जो जगह है वहाँ पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो रही है, मतलब Correct. मशीनों से होती है। तो करेक्ट मशीन क्या करती हैं कि वो बिल्कुल जड़ से नहीं काटती, यस वो थोड़ा सा ऊपर से काटती हैं, यस लगभग 1 फीट 40 सेंटीमीटर। तो उसके बाद क्या होता है कि अब वो अगली फसल के लिए खेतों को तैयार करना चाहते हैं, मगर इतना सारे उसको निकालना इट्स अ लॉट ऑफ लेबर। जी तो इसलिए वो क्या करते हैं, उन खेतों को आग लगा देते हैं, क्योंकि उससे उनका ऐसा मानना है कि एक तो वो एक तो क्लियर होता है फील्ड, दूसरा उनका मानना है कि इससे शायद पैथोजेंस वगैरह भी जल जाते हैं, मर जाते हैं, तो और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो कि गलत है, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐश रह जाता है जी और एक्चुअली उसमें जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल तो वैसे भी जल जाता है। बिल्कुल ठीक। तो कमिंग बैक टू दैट पार्ट नाउ, क्योंकि अनलाइक वाटर और सॉलिड कन्फाइंड है, जी द वॉल्यूम इज कन्फाइंड। एयर इज लाइक मेरे घर में जो मैं कितना भी क्लीन रखूं, बाहर अगर अगर प्रदूषण है तो वो आएगा। तो बिल्कुल। दिल्ली मेरा घर है मान लीजिए, करेक्ट तो जो आसपास के इलाके हैं वहाँ का प्रदूषण भी, इसको हम बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन, तो वो आ रहा है इसलिए। और अगर हवाएं उस दिशा से चल रही हैं तो पंजाब की जो हवाएं आती हैं वो वहाँ का प्रदूषण जलते हुए उनका लेके आती हैं, इसलिए
अक्टूबर नवंबर में होता है। मैं आपको आपके दर्शकों सुनने श्रोताओं के लिए ज़रूर बता दूं, हमने एक स्टडी किया है जो कि ऑलरेडी एक्सेप्टेड है अभी एक साइंटिफिक जर्नल में, जिसमें हमने इसको बहुत ही क्लोजली देखा ओके। और हमने ये देखा कि अगर हम दूसरी फसल ले लें, क्योंकि वो दो दो फसलें करते हैं, एक रबी की एक खरीफ की। जी। तो अभी हम ज़्यादातर न्यूज़ में कौन सा आता है, अक्टूबर नवंबर वाला, करेक्ट। ठीक, खरीफ का। मगर जो रबी का फसल है, जो कि मार्च अप्रैल में जिसका वो होता है, उस समय भी वो जलाते हैं उसके बाद, ओह ओके। मगर वो उतनी न्यूज़ में नहीं आता। उसका कारण? उसका कारण ये है क्योंकि मीटरोलॉजी बहुत बहुत ही बेनिफिशियल हो जाती है उनके लिए, फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि इस समय आपका विंड काफ़ी, हवाएं तेज चलती हैं, जो मिक्सिंग लेयर, मतलब हम कह सकते हैं कि जो पूरा वातावरण है बहुत मिक्स होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेम, मतलब पॉल्यूशन तो हो रहा है, एमिशन तो आ रहे हैं, मगर वो बहुत लार्ज एरिया में डाइल्यूट हो जा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। समझा। करेक्ट। तो हमने इसमें दिखाया कि एक्चुअली अगर हम नॉर्मलाइज करें उसको मीटरोलॉजी से, नॉर्मलाइज करने का मतलब कि अगर मान लें कि एक ही तापमान है, एक ही तरीके का सिस्टम है, तो इम्पैक्ट क्या है, तो हमने देखा कि इम्पैक्ट इवन बराबर या ज़्यादा है रबी की फसल का भी। तो उत्तर ये है कि अगर हमको कहीं भी, अब इसको मैं आपके एक पुराने प्रश्न से थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। प्लीज़। आपने कहा कि ह्यूस्टन की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी 80 के आसपास है, बीजिंग का इम्प्रूव हो गया, हमारा अभी इम्प्रूव हुआ है मगर उतना नहीं हुआ। एयर क्वालिटी जो इम्प्रूवमेंट है उसका सोल्यूशन सिस्टेमिक है, ओके। हम उसको एक चीज़ को कंट्रोल करके नहीं कर सकते। हमने दिल्ली में प्रयोग किए, ऑड इवन पॉलिसी लगाया, जी। बहुत कुछ हमको उसमें नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि आपने मान के चला कि सारा का सारा जो या मेजर जो पोर्शन है वो व्हीकल से आ रहा है। तो अगर आधा हमने व्हीकल हटा दिए तो आधा मतलब उतना कंट्रीब्यूशन हट जाना चाहिए, मगर नहीं हटा, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन बाकी जगह से भी था, दूसरे सोर्सेज भी थे। तो इसलिए राजनीतिक चीज़ों को दूर रखें तो कम से कम 6-7 मुख्य स्रोत हैं, व्हीकल्स हैं, जो अब बाहर से स्टबल बर्निंग हो रहा है वो है, वेस्ट बर्निंग जो हम बोल रहे हैं हीट करने के लिए, खासकर जाड़ों में जो लोग यूज़ करते हैं, रेजिडेंशियल कुकिंग, इतने सारे लोग जहाँ रहेंगे तो वो अपना कुकिंग करेंगे, एक्टिविटीज़ बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, करेक्ट। अगर कुछ सिटीज़ में अगर दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। तो और ये सब कारण हैं जो कि एयर क्वालिटी को ख़राब करते हैं। आपने एक स्टडी किया है वेरिएशन इन ऑक्सीडेटिव लेवल्स, जिसका हमारे इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जी। तो उसका अगर मैं आपको एक जिस्ट पूछूं कि आपके फाइंडिंग्स क्या थे हुँ। और उसके आपने आधार क्या पकड़े थे? करेक्ट। तो ये एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग काम हम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं, जो एक मानक हैं वायु का प्रदूषण को जानने के, वो अभी मास बेसिस पर हैं, जैसे कि पार्टिकल मास कॉन्सेंट्रेशन, PM 2.5 मास कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि कितना टोटल उसका वेट है एक गिवन वॉल्यूम में। करेक्ट। सिंपल सेम वे PM 2.5 PM 10। मगर जो हम कर रहे हैं, या ऑलरेडी बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं पूरे ग्लोब में, वो ये कह रहे हैं कि क्या ये सही मानक हैं? ओह! तो जो PM 2.5 मास बेसिस पर है, वो क्यों अफ़ेक्ट कर रहा है हेल्थ को? तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर 100 से ऊपर, मतलब सैकड़ों स्टडीज़ हैं, बाहर भी हज़ारों स्टडीज़ हैं, जिसमें कि हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट क्या हैं, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। करेक्ट। उसके अंदर जैसे अगर हम देखें कि कैंडल जलता है या जी। कोई दिया जलता है, तो उससे देखा होगा आपने, एक फ्लेम निकलती है और ब्लैक टाइप का निकलता है, करेक्ट। इट्स कॉल्ड ब्लैक कार्बन। यस। सिमिलरली लाइक ऑर्गेनिक कार्बन, देन जो एटमॉस्फेयर में जिसे हम कहते हैं कि रिएक्शन की वजह से नाइट्रेट, सल्फेट वो होते हैं, वो भी बन जाते हैं, डस्ट होता है, तो ये सारे मिला के बनाते हैं पार्टिकल्स को। जी। और इनमें से कुछ कंपोनेंट हैं जो कि ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो ही हार्मफुल होते हैं, ओके। नॉट नेसेसरली द फुल। जी। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल बताऊंगा। अगर आप वर्ली ले लीजिए, अगर हम मुंबई की बात करें, जी। और आप फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए BKC, जहाँ पर हम हैं अभी, और आप ले लीजिए कोई इंटरसेक्शन, कोई मेजर रोड, हाईवे का, एक्सप्रेसवे का। करेक्ट। मान लीजिए सभी जगह जो अगर हमने मेजर किया PM 2.5, सभी जगह समहाउ वो है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, फॉर ओके। एग्जांपल ओके। 40 वैल्यू है उसकी। तो क्या हेल्थ इफेक्ट तीनों जगह के एक ही होंगे? नहीं। वो नहीं होंगे। उसका कारण ये है
कि जो हमने बिल्कुल रोड पे मेजर किया उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकल्स के एग्जॉस्ट का होगा, जी, और वो जो है ज़्यादातर टॉक्सिक पार्टिकल्स है। करेक्ट, कंपेयर टू फॉर एग्जांपल बीकेसी में मिक्स होगा, इसमें थोड़ा व्हीकल का भी होगा, एक्टिविटीज़ और होंगी, थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वर्ली में सी सॉल्ट वगैरह जो होंगे वो भी बढ़ाएंगे, मगर वो उतने हानिकारक नहीं है हमारे लिए। करेक्ट, तो अब वापस आ जाते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए कि एक्चुअली ये पार्टिकल मास नहीं है, बट जो कंपोजिशन है, जो उनके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो कॉज कर सकते हैं। तो आई कैन से कि 2005 के आसपास से ये रिसर्च शुरू हुआ कि वो क्या हैं और कैसे करते हैं। तो टॉक्सिसिटी स्टडीज, मतलब कि जो सेल्स के ऊपर और कैसा मैकेनिज्म को जानने के लिए उसका जो क्या तरीका है जिससे होता है, इसकी ये स्टडीज शुरू हुई। तो इसमें ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल जी, एक मेजर है जो ये बताता है कि कितना इंड्यूस कर सकते हैं हमारे अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। इसको इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे एक सिंपल ले लीजिए, किसी को चोट लगी, जी, तो चोट लगी तो एकदम से क्या होता है, सूजन आ जाती है, बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। करेक्ट, ऐसे ही हमारी बॉडी में ऐसे इन्फ्लेमेशन होते हैं जो दिखाई नहीं देंगे, वो अंदर होते हैं, करेक्ट, और वो इन्फ्लेमेशन जब होते हैं तो दे आर ट्रिगर्ड बाय जनरेशन ऑफ दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। करेक्ट, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होते हैं कोई जो इंड्यूसर होता है उसके, जी, जिसमें से एक या कुछ रोल जो है पार्टिकल्स के कंपोनेंट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टडी की बात करें तो हमने क्या किया, हमने पार्टिकल मास को मेजर किया, और उसके बाद हमने उसका ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल देखा। ऑक्सीडेटिव को अगर आप डिफाइन कर पाएँ? किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना, जैसे मान लीजिए कार्बन है और कार्बन को आपने उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया, ओके, वो मान लीजिए अभी कार्बन से हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड जी, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जी, तो ये तो हो गया कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। मगर हम सेल्स की बात करें या बॉडी में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, दूसरे अलग रेडिकल होते हैं, मतलब ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। ओह! अच्छा, तो वो समहाउ दे विल रिएक्ट विद समथिंग एल्स, करेक्ट, राइट, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। यस, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सेल्स और दूसरे जो भी उनको मटेरियल मिलता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, एंड एक पूरा पाथवे है। दिस इज लाइक ए वेरी डेवलप्ड साइंस राइट नाउ। और उसमें एक तरह से आप कह सकते हो कि इसको हम इन्फ्लेमेटरी पाथवे बोलते हैं, कि पार्टिकल्स आपके लंग्स में गए, लंग्स में भी इन्फ्लेमेशन होता है, और बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन हुआ तो ब्लड में भी हो सकता है, और उसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट का, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन विल रिलेट इनटू सम सिम्टम्स, बिल्कुल, symptom may relate to some functional kind of impairment and eventually some kind of a, let's say, a disease or some actual significant health endpoint. So इस स्टडी में हमने क्या देखा कि हमने एक्चुअली दिल्ली में एक स्टडी किया था रोहतक में, और वहाँ पर हमने ये पाया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और एक्चुअली मैं इसको एक लिंक करूँगा, हम नई स्टडी हम जो कर रहे हैं अभी, ओके, एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फिनोमिनल। अभी थोड़ा सा काम हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ अंडर पाइपलाइन है, तो मैं बहुत सारा एकदम से नहीं कह सकता, नो प्रॉब्लम, बट हमने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, यहाँ पर हम एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द लंग फंक्शन, दैट मीन्स कि हम कितना हमारा लंग का कैपेसिटी है, जी, उसको हम उस पर देख रहे हैं चिल्ड्रन के ऊपर, जी, 11 से 14 साल के बच्चों के अंदर। ओके, और इसमें करीब हमने 5000 बच्चे लिए हैं, ओह! और इसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आप पूछ रहे थे पहले कि हेल्थ स्टडी कैसे होती हैं, जी, कैसे हम इफेक्ट निकालते हैं। करेक्ट, तो वन ऑफ द थिंग्स वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश इज कि अगर कितना इंक्रीज अगर होगा आपका पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन का या एयर पोल्यूशन का, तो उसका क्या कितना प्रोपोर्शनल प्रभाव पड़ेगा लंग्स के ऊपर, वो हम इसमें देखेंगे। तो जो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आई है, वेरी वेरी एक्साइटिंग इज, दिल्ली में हमारे मेजरमेंट्स में, आप मैं बहुत रफ नंबर बताता हूँ आपको, मान लीजिए 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दिल्ली में है, करेक्ट, मुंबई में है करीब 60, बेंगलोर में है करीब 50, और मैसूर में है करीब 30। ये रेंज है मास कॉन्सेंट्रेशन का, जी, PM 2.5। और अगर हम इसको ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल देखें तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 से ज़्यादा नहीं है, मतलब कि लाइक 40% 50% से ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, पॉइंट इज कि जो जहाँ पर हम बोल रहे हैं मास कॉन्सेंट्रेशन कम है, नॉट नेसेसरली दैट वी आर टोटली सेफ देयर, देयर मे बी पार्टिकल्स विच आर टॉक्सिक, क्योंकि Correct. उनके कंपोनेंट टॉक्सिक है, राइट। समझा, तो अभी मैं इसको लास्ट में थोड़ा जोड़ दूं, जी,
दिल्ली में जो ज़्यादा लेवल्स हैं, वो इस कारण तो हैं ही कि जो हमने सोर्सेज़ की बात की, वो इसलिए भी हैं क्योंकि वहाँ पर डस्ट लोडिंग ज़्यादा है। डस्ट इज़ लाइक समथिंग, वो रिसस्पेंड होता है, जी, जो कि हमारा रोड्स पर है या क्योंकि हमारे पेव्ड रोड्स बहुत कम हैं या रिलेटिवली कम है, तो जो वहाँ पर व्हीकल मूवमेंट होता है उसकी वजह से वो सस्पेंड हो जाता है। सो दैट इंक्रीजेज द टोटल मास कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल। राइट? मगर मगर जो रिलेटिव टॉक्सिसिटी है कंपेयर टू फॉर एग्जांपल कार्बोनेशियस पार्टिकल, जैसे एलिमेंटल कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन हमने बोला, तो उसकी बजाय ये पार्टिकल्स रिलेटिवली रिलेटिवली कम टॉक्सिक होते हैं। तो फाइंडिंग हमारा यही है कि जनरली लाइक फॉर एग्जांपल हमने इसमें बाय द वे हमने फायर एपिसोड मतलब फायर क्रैकर्स, बिकॉज आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, सो एनजीटी इज़ देयर, तो कई बार विच इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज वो सुओ मोटो केस लेते हैं और जी, एक्टिविज्म के तहत, आई थिंक विच इज़ गुड बिकॉज मैनी चेंजेस हैव बीन ब्रॉट बाय देम। उसमें उन्होंने कई बार डायरेक्टिव्स इशू करते हैं कि दिवाली में आप पटाखे नहीं जलाएंगे, ग्रीन क्रैकर्स एक्सेट्रा। करेक्ट। सो ये भी हमने देखा इसमें। तो ऑब्वियसली द मास कॉन्सेंट्रेशन अगेन वर वेरी हाई, बट द ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल या टॉक्सिसिटी जो उसकी इंड्यूस है वो रिलेटिवली वाज नॉट वेरी वेरी डिफरेंट। सो एयर क्वालिटी लेवल्स चेंज पीएम 2.5 बाय 5 to 7 टाइम्स, मगर जो टॉक्सिसिटी लेवल्स थे वो 2 टाइम्स ज़्यादा थे बस। ओके, तो स्टिल आई एम नॉट सेइंग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हानिकारक नहीं है या हमको जलाते रहने चाहिए, मगर जो इफ़ेक्ट है वो मास कॉन्सेंट्रेशन के पैरामीटर या उस मानक से हम देखेंगे तो हमको लगेगा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं एक चीज़ जो हमेशा अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ कि व्हेन जो स्टडीज़ आती हैं वो बोलती हैं कि एयर पोल्यूशन से 5 मिलियन, 5.5 मिलियन, 7 मिलियन, हर साल नंबर बदल जाते जी, हैं। हाँ, इतने डेथ्स को एट्रीब्यूट किया जा सकता है। सो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये नॉन नेगोशिएबल है, इस पे हम बहस नहीं कर सकते कि उसके हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं हैं। करेक्ट, मगर हम बहुत ही श्योर नहीं हैं कि वो वास्तव में 5.5 मिलियन है कि 6 मिलियन है कि 8 मिलियन है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे जो ये एस्टिमेट्स हैं, उनका जो मेजर फाउंडेशन वर्क है, वो बाहर से आया है। ओह! हमारी स्टडीज़ तो उतनी हुई नहीं है, जो कि करेक्ट, उसको इंटीग्रेट करके वापस देख सकें। दिस इज़ ऑल्सो लिंकिंग टू व्हाट यू वर सेइंग, आप जो पहले कह रहे थे कि क्या हम इम्यून हैं, क्या हमारा हो सकता है, अभी तक एविडेंस नहीं है, ओके। मगर ऐसा हो सकता है कि देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म जो कि आप एक लेवल के बाद उतना इफ़ेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। तो आपने कहा कि आप अभी बच्चों के ऊपर स्टडी कर जी, रहे हैं 11 से 14 इफ आई हाँ, एम नॉट हाँ, मिस्टेकन। हाँ, मुझे ये पूछना है कि एक ना बहुत फेमस कोट है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब एक माँ एक बच्ची को जन्म देती है तो वो जो संस्कार कर रही है या वो जो भी कुछ कर रही है वो अपनी सिर्फ बेटी के लिए नहीं तो बेटी के बच्चों के लिए भी कर रही है। करेक्ट, बिकॉज जब एक बच्चा बॉर्न, खास करके फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसके अंदर वो सारी ओवरीज होती हैं जो पूरे लाइफ में करेक्ट, उनके करेक्ट, पास होने वाली हैं। करेक्ट, सो इनडायरेक्टली वो माँ 2 जनरेशंस को जन्म दे रही है। मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे आपने कहा कि टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, करेक्ट, करेक्ट। सो उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो हम लोग भले ही आज की तारीख में इतना सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं ये सोच के कि हम अगली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम टॉक्सिसिटी हम लोग अगली 2 जनरेशंस को देके जा रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? तो आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। इसको हम थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, 2 तरह से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें जो लार्जर ग्लोबल प्रॉब्लम है हमारे सामने अभी, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस, जी, वार्मिंग, तो अभी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ हमको अफेक्ट नहीं कर रहा, वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन और उससे आगे आने वाली जनरेशन को बिल्कुल, अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल, राइट? बिकॉज ऑफ लाइक सिग्निफिकेंट लाइफ टाइम ऑफ दीज गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। यस, उसी तरह से जो एक्सपोजर आज की डेट में हम लोगों को हो रहा है या जैसे आपने बोला माँओं को हो रहा है, प्रेग्नेंट जो माँ हैं उन लोगों को हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ फीटस पे हो रहा है, ना जो उसके बाद बच्चा पैदा हो रहा है उस पे हो रहा है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी हो रहा है, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरजेनरेशनल इफ़ेक्ट। जी, जैसा कि हम समझ सकते हैं, अगर हमको ये चीज़ स्टडी करनी है तो आपको मल्टीपल जनरेशन को एक साथ लेना पड़ेगा, जी, उनको फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में होता है, बिल्कुल, राइट? तो लॉन्ग टर्म देखने के लिए उतना ही रिसोर्सेज चाहिए, वो उतना ही पार्टिसिपेशन चाहिए जो कैंडिडेट्स हैं उनसे, जो सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए
इसमें स्टडी थोड़ा कम है, बट स्टिल स्टडीज़ हैं जिसमें उन्होंने फॉर एग्जांपल मदर चाइल्ड पेयर को लिया, ओके फिर वो जो चाइल्ड बड़े हो गए, वो प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद लिया और उसमें भी उन्होंने देखा ऑब्वियसली ऑलरेडी द इफ़ेक्ट हैं जो कि देखे गए हैं। जैसे कि बहुत एक मेटा स्टडी थी 2020 में, आई थिंक, जिसमें उन्होंने एग्जामिन किया कि सारी स्टडीज़ जिन्होंने देखा हो कि स्पर्म क्वालिटी पर क्या इफ़ेक्ट है एयर पोल्यूशन का, और इसने दिखाया कि मोटिलिटी, दैट मीन्स कितना फास्ट मूव कर सकते हैं, टोटल काउंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स एंड पोटेंसी एंड द टोटल वॉल्यूम ऑल वर डिक्रीज्ड, सारे ओह। डिक्रीज हो गए थे बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एंड हम जानते हैं कि अल्टीमेटली द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दीज सेल्स ओनली, यस यस राइट? तो सिमिलरली आई एम श्योर देर आर लाइक स्टडीज वो होंगी, ओवरीज इस पे मैंने उतना नहीं देखा, जी बट हम ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी, ओके, लेट मी जस्ट टेक समथिंग पीछे तरफ, जो व्हाट वी कॉल इज अर्ली लाइफ फैक्टर्स इफेक्ट। तो आप जो कह रहे हैं कि अभी का जो इफेक्ट है अगली जनरेशन के ऊपर, यस मैं ये कह रहा हूं कि जो आज का इफेक्ट है वो ऑलरेडी आया है आपके पिछले, दो फॉर जनरेशन से एग्जाम्पल 2 जनरेशन से। अगर आपके पेरेंट स्मोकर थे तो उसका इफेक्ट ऑलरेडी हुआ। इसको हम एक चीज बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। ओके तो एपिजेनेटिक चेंजेस क्या हैं कि डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज नहीं होता, मगर उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मतलब कि वो अल्टीमेटली इट विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू जैसा होना चाहिए, तो वो या तो उसमें एक्सप्रेस नहीं करेगा या कोई एबनॉर्मलिटी लेके आ जाएगा। जी तो उसका इफेक्ट पड़ता है बर्थ वेट पर, उसका इफेक्ट पड़ता है लाइक जैसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन वेल इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड, फॉर एग्जांपल अर्ली प्रेगनेंसीज आर हैपनिंग, करेक्ट और उसके बाद देन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो क्योंकि अल्टीमेटली जो फर्स्ट 6 मंथ 1 ईयर है, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल जी। इन एडिशन टू द इंट्रायूटेरिन फेज। करेक्ट तो इसमें अगर एब्यूज हो रहा है, तो पहले हम एब्यूज बोलते थे लाइफस्टाइल, जी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अभी तो अगर हाई एयर क्वालिटी में रह रहे हैं तो कंसिस्टेंट एब्यूज है, बिल्कुल राइट, जो कि आपकी कंट्रोल में भी नहीं है। करेक्ट तो दैट डेफिनेटली हैज़ इफेक्ट। जो आपने बोला कि, तो हम कह सकते हैं कि आज हम जो कर रहे हैं और जो हम आज सोच रहे हैं उसका इफेक्ट अगली और उससे अगली जनरेशन पे भी होना ही है। बिल्कुल मुझे ये समझना था कि जिस मैसिव स्पीड पे हम लोग इंडिया में डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है, बट एट द सेम टाइम जैसे आपसे मैं बात करके समझ पा रहा हूँ कि हमारे टॉक्सिसिटी लेवल्स जो हैं एयर में वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रही हैं। तो अगर हम इन दोनों के बीच में एक विन विन सिचुएशन लाना है तो क्या कर सकते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी बिल्कुल। ग्रोथ रेट को मेंटेन करें, बिल्कुल मगर जो Toxicity हमारा को टॉक्सिसिटी रिड्यूस करें या एयर पोल्यूशन जो लेवल्स हैं उनको कम करें। करेक्ट तो हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी एग्जांपल्स तो हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कैलिफोर्निया का एग्जांपल लें, तो उनका जो इट्स अ क्लासिकल थिंग विच वी आल्सो टीच इन दिस, कि 2000 से लेके या 95 से लेके 2010 तक 15 साल में अगर हम उनका देखें कि जीडीपी ग्रोथ रेट, if we see that like the vehicles ownership, if we see the let's say the population growth or air quality improvement या change, so what we see is everything increased almost to double ओह or to 35-40%, ओके right? But air quality levels went down वाओ by 50% or even lesser. So growth और इम्प्रूवमेंट हमारे जो प्रदूषण या जो एटमॉस्फेयर या वायु का जो लेवल्स हैं वो एक साथ हो सकते हैं, मगर जैसे मैंने पहले कहा इसके लिए जो समाधान है वो सिस्टेमिक हैं। एक वो लार्जर रीजन लेवल पे हो सकते हैं। सिंपल एक अगर मैं कहूँ कि इस रूम का मैं एयर क्वालिटी इंप्रूव करूँ, तो आप एयर क्लीनर लगा सकते हैं, जी फिल्टर लगा सकते हैं, कॉस्ट है उसका, जी कॉस्ट है। करेक्ट और जो वो लगाएंगे तो उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसके लिए जो निकलेगा कहीं और होगा, करेक्ट करेक्ट। बट अगर हम देखें कि हम इसको लार्ज पूरे बिल्डिंग को करना है, तो मे बी देन वी कैन ऑप्टिमाइज दैट लिटिल बिट, बिल्कुल राइट। इसी को हम एक लार्ज पूरे बीकेसी बोलें या फिर पूरा मुंबई बोलें या फिर पूरा रीजन ले लें, इसको हम बोलते हैं कि रीजनल लेवल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, एक चीज़।
और दूसरा चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अगर हमको एयर क्वालिटी इम्प्रूव करनी है हमारी, तो हम एक अवेयरनेस जो कि आपका, आई एम श्योर कि आपका प्रोग्राम कर रहा है, बहुत सारे आपके जैसे लोग जो मोटिवेटेड हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो उससे हो रहा है। स्कूल करिकुलम में हम एनवायरमेंटल साइंस की, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमारी यंग जनरेशन अवेयर है उसके बारे में, करेक्ट। वो ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम ग्राउंड पर एक्शन के लिए हमको ये चीज़ करना पड़ेगा। और एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। हम इसको सिर्फ एक दिन, एक महीने, एक साल में नहीं कर सकते। हमको एक, जैसे हमारा नीति आयोग है, पंचवर्षीय योजना पहले हुआ करती थी, अब हमारा 5 ईयर प्रोग्राम ऐसे हैं। इसी तरह से हमको सोचना पड़ेगा कि 5 साल में, 10 साल में हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो अगर उदाहरण लें, जैसे ही मेट्रो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम मुंबई का एग्जांपल ले लें, तो इट विल चेंज द राइडरशिप। तो जो राइडरशिप है वो मूव करेगी। करेक्ट। अगर हम डोर टू डोर कनेक्टिविटी इंप्रूव कर देंगे, डेफिनेटली इट विल इंप्रूव। और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैं अकेले कार चला रहा हूँ या फिर 50 लोग एक बस में जा रहे हैं, पर पर्सन वेदर कार्बन एमिशन, वेदर एयर पोल्यूशन एमिशन विल बी लेसर। सो अल्टीमेटली ओनरशिप इज बोथ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो एक कैब लेके आऊँगा और कैब लेके ही जाऊँगा, राइट, और क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर बाकी लोगों को आपको सोचना चाहिए एयर पोल्यूशन के बारे में। मैं तो एयर कंडीशनर ही रन करूँगा, वॉशिंग मशीन ही यूज़ करूँगा, और रेफ्रिजरेटर मुझे हमेशा चलना चाहिए बहुत लो टेम्परेचर पर। तो एनर्जी कंजम्पशन इज लीडिंग टू एमिशंस। तो अल्टीमेटली हमको व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही चलना पड़ेगा, उससे भी एमिशंस कम होंगे। और गवर्नमेंट को भी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट इन सिस्टेमिक काइंड ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, जिससे कि हम इसको पा सकते हैं। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, जी। ओके, इंडिया ने एक बहुत अपने लिए टफ टारगेट रखा है, करेक्ट। ठीक है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि इंडिया ने कहा है कि हम लोग डीकार्बनाइजिंग द एनर्जी जनरेशन करेंगे टू 50%। करेक्ट। ओके, 2030 पास आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट माइलस्टोन आने वाला है। मुझे ये पूछना है कि पॉलिसी लेवल पे एज अ रिसर्चर आपने क्या देखा कि कहाँ पे इंडिया ने वो चेंजेस किए हैं ताकि वो गोल हम लोग अचीव कर पाएँ? मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि लाइक ये जो है जनरली लाइक पॉलिसी लेवल पर जो कार्बन एमिशंस और उस पर काम करते हैं, दैट इज़ लाइक वो उस एरिया में काम करते हैं। मगर जो मेरी समझ है, ऑलरेडी हमारा गोल्स जो हैं टू डीकार्बनाइजेशन आर देयर। तो मैसिव इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ है सोलर एनर्जी पर, विंड एनर्जी पर, और उसकी वजह से रिन्यूएबल में ऑलरेडी लाइक कंसिस्टेंट लाइक और कंसिडरेबल काइंड ऑफ स्विच हैज़ हैपेंड। ओके, मगर अभी भी 70% के आसपास जो एनर्जी हमारी फॉसिल फ्यूल से ही आ रही है। नाउ दिस वी शुड ऑल्सो सी इन कंजंक्शन विद द हाई अमाउंट ऑफ ग्रोथ रेट वी आर मेंटेनिंग, द हाई एनर्जी नीड्स वी हैव, बिल्कुल। राइट। अब मैं इसको और थोड़ा जोड़ूं, आई थिंक 2020 या 19 में we declared ourselves completely electrified, right? जी। Even the last village was connected with the electric grid. जी, मगर ये हम सबको मालूम है कि connectivity is one part, करेक्ट, perpetual supply is another part. करेक्ट। तो अभी भी while एक तरफ हम कह रहे हैं कि like we want to decarbonize and want to produce energy from renewables, जी, मगर even when we are using the fossil fuels, we are not able to meet the actual demand. Or बिल्कुल। so there is this growth and demand, I mean the demand and supply mismatch is there. जी, But मैं इसको ऐसे कहूँगा कि these are positive prospects. हमने एक formidable challenge लिया है. I mean we are striving for it. Obviously like I don't have the hard numbers, but कम से कम that goal is establishing us to get into that, उस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ है, बोथ इन सोलर एंड विंड ऑल्सो। सो आई थिंक कि ओवरऑल लेट्स से इवन इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो इन हाइड्रोजन एनर्जी फॉर इवन दैट लाइक ट्रक्स में ऑलरेडी सम टेस्टिंग आर ऑलरेडी हैपनिंग। यस। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल लॉन्ग रन में हम लोग उसको पाएंगे। मगर आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, क्या 2030 में हम उसको मीट कर पाएंगे? एग्जैक्टली। इट लुक्स लाइक लिटिल डाउटफुल, बट इट इज़, ये देखना होगा कि हम कहाँ पहुँच पाते हैं उस समय। तो
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सरकार के ऊपर टिप्पणी कीजिए, बट क्या आपको लगता है कि शायद थोड़ा-सा 2030 से ओवरशूट हो सकता है वो? मैंने कैलकुलेशन नहीं किए हैं, मैंने ओके, इसको पूरी तरह से देखा नहीं है, मगर जिस तरह से पेस है और जिस तरह से हम सस्टेन कर रहे हैं ग्रोथ, मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है कि हम उसको मीट कर पाएँगे। ओके। इसमें से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो निकलता है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है, दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी। हुँ, कॉर्पोरेट्स के ऊपर इसको एक तरीके से बहुत प्रेशराइज़ किया गया करेक्ट। है हुँ, और कॉर्पोरेट्स इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। बट जो एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो मुझको कहीं कुछ हद तक थोड़ी-सी डाउटफुल लगी, हुँ, ओके? मैं किसी भी कॉर्पोरेट के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करना चाहता हूँ, बट बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ये कहते हैं कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें से एक स्टेप है कि हम लोग कार्बन क्रेडिट्स करेक्ट, खरीद रहे हैं। करेक्ट, ओके, करेक्ट, करेक्ट। नाउ माय पॉइंट इज कि जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की डीकार्बनाइजिंग दी एनर्जी सोर्सेस। हुँ, ओके, लेट्स से कि कोई एक ऐसा कंपनी है जो पावर जनरेशन में है और वो किसी ऐसी कंपनी से कार्बन क्रेडिट्स खरीद रहे हैं जो सोलर या कुछ और फील्ड में काम कर रहे हैं। करेक्ट। नाउ द चैलेंज इज कि यहाँ पे मैं प्रदूषण कर रहा हूँ और वहां पे मैं कुछ पैसे देकर कुछ इन्वेस्टमेंट कर कार्बन क्रेडिट्स खरीद रहा हूँ। करेक्ट। एथिकली ये कितना राइट है? आपने तो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। सो डेफ़िनेटली लाइक एथिकल तो नहीं है, ओके, क्योंकि ये उस तरह से हो गया। मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँगा ताकि प्लीज इसको हम वापस आ प्लीज। सकें। जब हमने बोला कि ऑड इवन व्हीकल पॉलिसी है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसने 2 नंबर की कार ले ली। बिल्कुल, ऑड भी थी, इवन भी थी उसके पास। बिल्कुल, तो उसकी मोबिलिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ा, एमिशंस में कोई रिडक्शन नहीं हुआ, वो हर दिन कार चलाते रहे। मगर जिसके पास नहीं था, वो नहीं चला पाए। तो बेसिकली दिस इज़ एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस एंड बिल्कुल, इक्विटी। एग्जैक्टली, So ultimately, those who are poor will be those who will be more affected जी, by some of these. अभी coming back to इसमें तो सस्टेनेबिलिटी यस, बिकॉज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन, राइट? एग्जैक्टली, अगली जनरेशन यस, के बारे में। सो इंटेंट इज राइट, जी, इंटेंट इज राइट, बट बेसिकली सेइंग कि ऑफसेटिंग विद समथिंग, तो रियल रिडक्शन भी तो होना चाहिए ना कहीं पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल एट द सेम टाइम वाइल दे आर बाइंग द क्रेडिट्स, अब वो क्रेडिट खरीद रहे हैं, वो ठीक है, पर कहीं ना कहीं पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इस पर भी होना चाहिए कि रियल रिडक्शन आप दिखा सके आपकी प्रोसेसेस में, बिल्कुल। आपके कंजम्पशन में। सो देन इट विल बी अ ट्रू लेट्स से सस्टेनेबल बिजनेस और सस्टेनेबल सिस्टम। क्योंकि इसमें एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये जी। भी है कि क्रेडिट्स जो हैं वो एक ऐसा मापदंड है जिसको मान लीजिए अगर आप एक कॉरपोरेट है जो मेरे पास अप्रोच करते हैं कि हमको आपसे कार्बन क्रेडिट्स खरीदने हैं, मैं आपको भी वो बेच रहा हूँ और पैरेलली मैं किसी तीसरे व्यक्ति को भी बेच रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों भी मुझको मतलब क्या कहते हैं कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं या ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस किस को एक ही समय पे बेच रहा हूँ। इट्स लाइक मैंने घर बनाया, मैं एक बिल्डर हूँ, मैं आपको भी बेच रहा हूँ, दूसरे को भी बेच रहा हूँ, मैं दोनों जगह से पैसे ले रहा हूँ, फिर बाद में आप आपस में झगड़ा कीजिए या गवर्नमेंट के साथ जो भी करना है कीजिए। Correct. तो वो अकाउंटेबिलिटी फैक्टर अब तक सेट नहीं हुआ है। सो हाउ डू यू सी दैट? ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे कि दो लाइक जो क्रेडिट्स हैं राइट फॉर सस्टेनेबिलिटी, जो कि एक ही दो जगह को वो क्रेडिट बेच रहे हैं अपने जी। कार्बन क्रेडिट्स। तो दिस इज़ लाइक व्हाट इज़ लाइक डबल काउंटिंग। और इसमें क्या हो रहा है कि जो कॉरपोरेट्स हैं, इवन नेशंस और स्पेशली बिग कंपनीज, दे आर बेसिकली शोइंग, वो आप दिखा रहे हैं कि हम सस्टेनेबल हैं, हम लाइक सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं क्योंकि वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सस्टेनेबिलिटी। बट वो उसको ओवरऑल बोल रहे समेशन में, क्योंकि हम कार्बन क्रेडिट खरीद रहे हैं, तो उसकी वजह से वो नलीफाई हो जाता है। ठीक, तो इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है, एंड दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल, ओके, राइट? सो इस विच वाज लाइक बाइंडिंग, और जो कि टॉप डाउन था। तो ठीक। आपने बोला कि आपको सस्टेनेबल होना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ, इसलिए उसको फुलफिल करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू फुलफिल दोज, करेक्ट, इसलिए वो पेपर, ऑन पेपर, तो वो उसको कार्बन क्रेडिट खरीद रहे हैं। तो इसमें एक तो प्रॉब्लम है कि वो मल्टीपल पार्टीज को बेच सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी अकाउंटिंग जो है प्रॉपर नहीं है, ठीक। यूनिफॉर्म नहीं है, तो ठीक, इसलिए डबल काउंटिंग हो सकती है। एंड द मेजर प्रॉब्लम इज नो रियल रिडक्शन इज हैपनिंग बिकॉज दे आर जस्ट बाइंग इट फ्रॉम समवेयर बिल्कुल, विच हैज ऑलरेडी, मतलब जिनके पास थोड़ा ज़्यादा है, जिनका जो लिमिट्स हैं वो एक्सेस हैं, तो दे कैन सेल इट, जी। राइट? मगर अगर हम देखें पेरिस एग्रीमेंट,
तो पेरिस एग्रीमेंट में ऑलरेडी इसको क्योंकि नोटिस किया गया, क्योंकि 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट आया तो इट वाज ऑलरेडी देखा गया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए 2 चीज़ें की गई। पहला तो कि कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, बिल्कुल। बिकॉज़ जब इसको टॉप डाउन रखा गया क्योटो से तो सब लोग इसके पार्टी नहीं बने। तो उन्होंने बोला अगर इसको हम इंक्लूसिव बनाएँ तो नीचे से जिसे हम बॉटम अप बोलते हैं, तो वो सब लोग आएँगे। तो इसलिए नेशनली डिटरमाइंड गोल्स बनाए गए कि लाइक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसीज एक्सेट्रा, जिसमें कि गवर्नमेंट्स और नेशंस खुद बोलेंगे कि हम क्या मीट करना चाहते हैं, करेक्ट। उसके लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए और कैसे हम किस टाइमलाइन में करेंगे। तो जैसे इंडिया इज ऑल्सो पार्टी टू दैट। जी। तो इस तरह से क्या हुआ, इससे क्या होगा कि एक्चुअल रिडक्शन होंगे और फॉर एग्जांपल ये जो डबल काउंटिंग है ये भी उसमें ऑफसेट हो सकी। आई थिंक इससे पहले हम लोग बोल रहे थे जिस हॉट एयर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो देयर विच इज़ प्रेटी मच सिमिलर कि like now these kind of corporates or even countries, they can basically like buy the credits, right? Again revolving around that, you are showing yourself sustainable, and while actually there is no actual reduction happening in terms of the emission reduction. So हमने पहले भी बोला ethical नहीं है और actually it is not going to meet the sustainable goals. So इन इंटरिम वे वी मे फील बेटर, हम महसूस कर सकते हैं हाँ ओके हम लोग ठीक जा रहे हैं, मगर क्योंकि वो तो रिडक्शन तो हो नहीं रहा ना एब्सोल्यूट। अग्रीड। या एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये थी कि आई एम श्योर कि आप जब ये सुनेंगे तो आपको भी ये बहुत खुशी के लिए बात होगी कि एज एन एनवायरनमेंट साइंटिस्ट, ओके, दिल्ली में जो इस बार इलेक्शंस हुए उसमें उन्होंने जो सरकार ने मतलब दोनों पार्टीज़ ने जो ये दिए थे कि हम लोग क्या क्या काम करेंगे आपके लिए, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो अभी जीत के आए उन्होंने कि हम लोग यमुना को साफ़ करेंगे, हम लोग जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल में लाएंगे, नॉइस पोल्यूशन उसको कंट्रोल में लाएंगे। इससे पहली वाली जो सरकार थी उन्होंने भी ये सब कहा था बट पिन डाउन हुए थे बिकॉज कहाँ 2 बार था, 2 बार जीत के आए बट कर कुछ नहीं पाए थे। करेक्ट। तो हाउ डू यू सी दिस एज ए एनवायरनमेंट साइंटिस्ट? करेक्ट, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। पहली बात तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल सिटीजन्स, कि जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, राजनीतिक मैनिफेस्टो में ये आ रहा है कि पर्यावरण एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो भी उसके लिए भी वो डिलीवर करेंगे। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल यमुना को क्लीन करना है, वाटर पोल्यूशन इम्प्रूव करना है, हाँ वायु प्रदूषण ठीक करना है, दिल्ली में एयर क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, और इवन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, जो ठोस जो इस तरह के वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट होता है, कई जगह मुंबई में भी है फॉर एग्जांपल, हमारा देवनाव डंपिंग ग्राउंड है, ऐसे ही दिल्ली में भी हैं। तो इनको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, तो ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला। तो एक अच्छी बात है क्योंकि ये पब्लिक डिस्कोर्स में आ रहा है, बिकॉज पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ रहा है। नाउ एट द सेम टाइम द डाउन साइड ऑफ दैट इज कि 2 बार एक गवर्नमेंट जीत के आई। आई एम नॉट गोइंग इनटू द राजनीतिक उसमें ना जाएं, मगर जो प्रश्न उठता है क्या वो वास्तव में सीरियस थे उसके बारे में। एग्जैक्टली। सो जैसा कि और चीज़ों में भी होता है, बहुत से राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे वादे करती हैं। तो पहली बात, अच्छी बात यह है कि वो कम से कम वादा कर रही हैं कि वो पर्यावरण पर ध्यान देंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस पर काम करेंगे। देखना ये होगा कि अगर वास्तव में वो उसमें करते हैं कि नहीं, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। बिना इन चीज़ों पर, टेक्नोलॉजी पर, असेसमेंट पर इन्वेस्ट किए ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी। और अगर हम इसको इस तरह से देखें, जैसे यमुना का उदाहरण ले लेते हैं, तो दिल्ली का जो यमुना का क्वालिटी है वो दिल्ली से ही अफेक्ट नहीं होता। करेक्ट। अपस्ट्रीम जहाँ से यमुना चल रही है, जिस दौरान कितने शहर आते हैं, कितने इंडस्ट्रियल प्लांट आते हैं जो कि उसमें अपना डिस्चार्ज छोड़ रहे हैं, वो सारा उसके वाटर क्वालिटी का अफेक्ट करेंगे। तो जब तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के वाटर क्वालिटी जो उसमें छोड़ी जा रही है वो उस लेवल की नहीं होगी जो कि मानक है, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे सही। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, उसके लिए ये चाहिए होगा कि इंडस्ट्री को आपको देना पड़ेगा। मुझे याद आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, मैसूर में जो हमारी स्टडी के लिए हम गए थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा जू है, बहुत अच्छा जू है। एक्चुअली मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जाएँ। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसके अंदर प्लास्टिक बैन है कम्प्लीटली। ओके। और ये मैं बता रहा हूँ आपको 2019 के बारे में। अभी तो हम ऑलरेडी हमारे पास नया लॉ आ गया, राइट, बट उससे पहले क्या था कि ऐसा नहीं था। वहाँ पर कंप्लीट बैन है। वहाँ पर आपको अगर पानी की बोतल खरीदनी है
तो 50 रुपए की मिलेगी। ओह 30 रुपए आपको वापस मिलेंगे जब आप उसको जमा करोगे वापस प्लास्टिक की बॉटल को एट द एंड। वाओ सो अब जो हम 50 रुपए में पानी की बोतल खरीद रहे हैं जो 20 रुपए की है, 30 रुपए आपको वापस मिलेंगे, तो हर कोई अपनी बोतल को संभाल के रखेगा और वापस देगा। आई एग्री उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बिकती है जिसमें प्लास्टिक यूज़ होता है। सो दिस ऑल आई थिंक इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया कि आप इट इज़ लाइक नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर एज वेल एज द हु इज, सेम वे जो बेच रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल इंदौर हम बोलते हैं एक शहर है बहुत साफ सुथरा, वहां पर उन्होंने बनाया है कि हर एक दुकानदार को अपने सामने सफाई रखनी पड़ेगी, करेक्ट रिसाइकिल करना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जब तक हम मेजर्स को उस लेवल पर ना ले आएं, उसको इंटरनलाइज ना करें, जिसको हम कहते हैं कि आपने उसको कॉस्ट में डाल दिया, राइट। एक मुझे और याद आ गया, आपकी बहुत सारे जो श्रोता होंगे वो तो यंग जनरेशन है, तो शायद वो इसको ना समझ पाए, मगर अगर कुछ पुराने आप वो अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि जितनी भी कोक या सॉफ्ट ड्रिंक होती थी वो वाटर उसमें आती थी, कांच की बॉटल्स में आती थी, यस ठीक। तो अब कांच की बॉटल में क्या होता था कि आप उसको ले जा तो सकते हैं घर, मगर वो बॉटल आपके काम की नहीं आएगी फिर। करेक्ट तो उसको आप वापस दे सकते हैं और उसके बाद में कुछ पैसे उसके आपको वापस मिल Yes. जाएंगे। तो इससे क्या होता था, कांच रिसाइकलेबल है, यस तो आप पी भी पा रहे हैं, वापस भी आ रहा है, एक सेंट्रलाइज जगह पे जा रहा है। सारी बोतलें बिकती थी पहले, करेक्ट मगर क्या हो गया, अभी सारा का सारा प्लास्टिक और दूसरे मटेरियल में ट्रांसफॉर्म हुआ, वो सारा का सारा हमारे हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अच्छी बात यह है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में आ रहा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ रहा है। दूसरी बात ये देखने वाली होगी कि वो कितना सीरियस है। और मेरा सिर्फ आपके श्रोताओं से भी अनुरोध है, और हम जो लोग भी आप इसको सुन रहे हैं, कि हम सबको अपने अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो असेंबली के हों चाहे वो पार्लियामेंट के हों, उनको प्रेस करना है कि हमारी नीड्स जो हैं, एक साफ हवा हमारा अधिकार है, बिल्कुल साफ पानी हमारा अधिकार है, और उनको प्रेस करना है ताकि वो सिर्फ इलेक्शन मैनिफेस्टो में ना रहे, एक्चुअल में हो पाए। आई एग्री सो सर आज का ये जो पॉडकास्ट था, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमें बताइए कि आपके लिए कैसा अनुभव था, और आपके पास हमारे कुछ सुझाव अगर हैं कि हम लोग क्या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रतीक, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप उन चीज़ों को उठा रहे हैं, उन विषयों को उठा रहे हैं जो कि मास लेवल पर जाने चाहिए, जी जो कि सब लोगों को, चाहे वो रूरल एरिया आते हों, गांव आते हों, शहर आते हों, सबके लिए एप्लीकेबल हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आपने देश, मतलब कि लार्जर नेशनल लेवल पर, लोकल सिटी लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर कैसे ये इंटरलिंक्ड हैं, कैसे इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, पीपल, ऑल दोज आर लिंक्ड, और कैसे हम उसका प्रॉब्लम भी हैं और कैसे ही हम उसका समाधान भी हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जब क्लास में रहता हूँ तो ऑब्वियसली दे हैव सम बैकग्राउंड, वो उससे आए हैं, और हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो टेक्निकल उसके लिए होता है, वो उसमें करते हैं। मगर इस तरह से बेसिकली लुकिंग एट थिंग इन अ होल पर्सपेक्टिव एक साथ, आई थिंक ये आपने प्लेटफॉर्म दिया तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक आपका पॉडकास्ट इस तरह से इसलिए पॉपुलर भी है। थैंक यू सुझाव तो मैं यही कहूँगा कि आप मोमेंटम अपना बनाए रखिए। इसी तरह के जो ज्वलंत समस्याएं हैं हमारे समाज में, चाहे वो वातावरण से रिलेटेड हों, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हों, चाहे वो सोशल रिलेटेड हों। एक बिल्कुल। चीज़ जैसे मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा, हम लोग बात कर रहे थे कि राशनिंग ऑफ रिसोर्सेस, जी क्यों ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे लेट्स से पार्टीज, राइट, और द गवर्नमेंट, वो बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं मगर फुलफिल नहीं कर पाते। तो क्या हम ये सोचते हैं कि वो एक्चुअली उनका इंटेंट नहीं होता उनको फुलफिल करने का, या फिर वो एक्चुअली कर नहीं पाते? मेरा ऐसा मानना है वो ओवर प्रॉमिस करते हैं, ओके और ओवर प्रॉमिस करते हैं क्योंकि कंपटीशन है आपस में। तो कौन ज़्यादा सेल कर पाएगा वो इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा लुभावने वादे भी कर रहे हैं और रिलेवेंट वादे भी कर रहे हैं। मगर राशनिंग ऑफ रिसोर्सेज है, तो जहाँ पर एक साइड में हमको इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, एट द सेम टाइम लास्ट होम तक मील भी पहुँचाना है, मनरेगा में के हिसाब से उनको जॉब भी देनी है, एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को भी देखना है, जी इंडस्ट्री को भी
मोर लेट्स से फेवरेबल बनाना है कि अगर हम टैक्सेस उन पर हाई करेंगे तो वो वहाँ पर नहीं आएंगे, दूसरी जगह जाएंगे. करेक्ट. वी हैव सीन दैट. यस. तो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर एज एन एस्पायरिंग नेशन वी आर आस्किंग टू मच एट टू फास्ट पेस. ओके. So, and because we are asking, the government is saying कि we will provide, and they are not able to provide Because of lack of infrastructure. because of lack of resources, including infrastructure. Right. Because अगर हम देखें तो overall GDP growth has like kind of invested back into our system, Yes. which has improved everywhere, right? So I am not saying the last decades or so. If you see from consistently, right, वो हुआ है. मगर मेरा ये मानना है कि इसमें हमको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड जो है दैट इज बीइंग मेट बाय द सप्लाई. राइट. अगर मैं कहूँगा कि मैं अपना कोई सामान लेके नहीं जाता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ. जब मैं बाज़ल में था स्विट्ज़रलैंड में, तो कई बार हम लोग खाना लेने जाते थे. तो खाना लेने जाते हुए मतलब दिन में लंच के लिए या कुछ अगर आपको ऑर्डर करना है, तो लोग कई बार टिफ़िन लेके जाते थे अपने. वाओ. तो वो क्या करते थे, जो भी है उस टिफ़िन में रखवा लेते थे. द आइडिया वाज़ कि आपका कोई भी प्लास्टिक या इस तरह का कुछ चीज़ ना हो, क्योंकि वो रीयूजेबल है जो आप जी, यूज़ कर रहे हैं, जी. राइट. सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया, हमने बोला कि प्लास्टिक को बैन किया या कम से कम कुछ पर्टिकुलर लोअर थिकनेस वाले प्लास्टिक जो कि नॉन रिसाइकल हो उसको बैन किया, ब्राउन बैग्स, पेपर वगैरह को किया. बट अल्टीमेटली कंजम्पशन जो है वो लीड कर रहा है फॉर द डिमांड. द डिमांड इज बीइंग मेट बाय द सप्लाई. उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी से एमिशंस होते हैं, एमिशंस होते हैं तो वो पोल्यूशन को भी अफेक्ट करते हैं, कार्बन और ग्लोबल वार्मिंग को भी अफेक्ट करते हैं. तो अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना पड़ेगा करेक्ट. हम सब लोगों को, राइट. सो मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह से अपने मतलब जो बहुत ही समाज के रिलेटेड टॉपिक्स हैं इनको आप इम्प्रूव मतलब करते रहिए. और एट द सेम टाइम आई थिंक लाइक मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक और ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन कई बार सिर्फ टेक्स्ट बुक में या सिर्फ कुछ जगह पे रह जाती है, इससे आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो कि और आगे लेवल पर जा सकती है. तो इसलिए भी आप मतलब इसको करते रहिए. और मैं चाहूँगा कि मैं उन सारे पॉडकास्ट को भी सुनना चाहूँगा जो आप Definitely. करेंगे. श्योरली. तो सर आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक. थैंक यू. थैंक यू.